लाश पड़े हुए हैं शमशान घाट की, 70-70 लाशें जल रही हैं, तो समाज को एक मिनट में बर्बाद करने की भी जिम्मेदारी आप उठा लेंगे। मैंने सैकड़ों लोगों की जान बचाने में मदद किया, हाथ पकड़ लिया और अंदर चले गए। BMW कार नोएडा में के एक बड़े अपार्टमेंट में 5-7 करोड़ में फ्लैट और हायर लाइफ स्टाइल। पॉलिटिकल आदमी का हाथ होता है, उसमें कोई मंशा होती है, ये होता है। 70-70 लाश पड़े रहते थे, जलाने वाला कोई नहीं था। आज किसी भी अखबार की हिम्मत है क्या कि सरकार के विरोध में लिख दे? मुकेश चौरसिया को खरीदने की औकात नहीं है किसी। उस ग्राउंड पर काम करने वाले आदमी ने आपको आपकी औकात दिखा दी कि किसी से बंध के रहना उसको पत्रकारिता नहीं कहते। आज की माँ उन्हीं पे डेथ कर। नमस्कार, मैं संदीप कुमार मिश्रा फिर से आपके सामने मोटिवेशन बिहार चैनल 1 में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और शुरू करने से पहले आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि पिछले कुछ वीडियोस जो आपने देखे हैं उस पर जो आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स मिले वो बहुत ही प्रेरणादायक था। आपके इसी प्रेरणा की वजह से मुझे ये आपसे वादा करना है कि आगे भी हमारी कोशिश रहेगी कि हम बेहतरीन से बेहतरीन लोगों को आपके सामने लेके आए और उनकी जर्नी, उनका जो स्ट्रगल है और उनका जो सक्सेस स्टोरी है वो आपके साथ शेयर किया जा सके। उन्होंने किस तरीके से अपना योगदान दिया है समाज को, समाज के डेवलपमेंट पे, और कितनी बारीकी से ज़िंदगी को जिया है, उनके उन एक्सपीरियंसेस को अपने लाइफ में इनकलकेट करके आप भी अपनी लाइफ में सफलता हासिल करें। आज कुछ ऐसे विषयों पे हमारी बातचीत होगी जो समाज के लिए एक बहुत ही कमाल का चीज़ है। इनफैक्ट मतलब आप कहें एक इम्पॉर्टेंट पिलर है। मीडिया शब्द जब कभी भी हमारे सामने में आता है तो हम उसे ऐसे देखते हैं कि ये हमारे प्रजातंत्र, हमारे डेमोक्रेसी का चौथा पिलर है, जो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी के साथ मिलकर देश को बनाने, देश के निर्माण में अपना योगदान देता है। कभी कभी सोचते हैं कि अगर मीडिया ना होती तो फिर क्या होता। जिस तरीके से आज समाज में जो निचले तबके के भी लोग हैं वो बहुत ही आराम से निश्चिंत होकर जी पाते हैं, शायद ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। सरकार की जो एक्टिविटीज़ है, जो वो क्रियान्वयन करती है, क्या क्या उन्होंने किया और क्या लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा, वो जानकारियाँ उन तक पहुंच नहीं पाती। ये मीडिया ही है वो जो सरकार और आम लोगों को कनेक्ट करती है। इनफैक्ट सरकार के कार्यों पे भी नियंत्रण रखती है कि उन्हें इस बात का कहीं ना कहीं भय होता है कि मीडिया अगर आपने चीज़ों को सही तरीके से नहीं किया तो मीडिया उसको उजागर कर देगी, सबके सामने लेके आ जाएगी। तो मीडिया का रोल बहुत अहम है। और आज हमारे सामने जो हमारे गेस्ट हैं, जो अभी जिनके साथ आपका रूबरू होगा, वो मीडिया क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। अपने शहर और पूरे बिहार में इनकी तूती बोलती है। ये एक बहुत स्पष्टवादी, बहुत ही सक्षम और अपने काम को बहुत ही जोश खरोश से करने वाले व्यक्तित्व है। आज आपकी मुलाकात हमारे गेस्ट मुकेश चौरसिया सर से होने वाली है, जो अपने इस फील्ड में एक महानायक के रूप में उभर के आए। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे इन्होंने जो योगदान समाज को दिया है, जो न्यूज़ लोगों को बना के दिया है, जिसकी सार्थकता इस बात से साबित होती है कि इन्होंने आम लोगों को, सबसे जो आखिरी तबके का जो बंदा है उसको भी अपने साथ जोड़ा है, कनेक्ट किया है। और इनके न्यूज़ को देखने के बाद ही लोग कंफर्म होते हैं कि इस बात में सच्चाई है। तो हम सब मिलके हम लोग स्वागत करते हैं मुकेश चौरसिया सर का। सर, आपका स्वागत है हमारे शो पे। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी। सर, आपसे मिलकर बहुत मजा आता है और अक्सर हमारी मुलाकात होती ही रहती है। बिल्कुल। ऐसा कई ओकेजन हुआ है जहाँ पे सर आपने मुझे मौका दिया है, आपने मेरा इंटरव्यू लिया है, और आज मैं इस तरफ हूँ और आज आप उस तरफ है। एक बहुत डिफरेंट सा, ऑल टुगेदर एक डिफरेंट सा फीलिंग आ रहा है। बिल्कुल, बहुत। और मैं आपको बताऊं कि जीवन में पहली बार, क्योंकि ये इस फील्ड में, मीडिया के फील्ड में 21 साल हो गए मुझे, आज मैं पहली बार असमंजस की स्थिति में हूँ और कंफ्यूज हूँ कि मैं इस जगह पर बैठा हूँ जहाँ मैंने हज़ारों लोगों का इंटरव्यू किया, तो कैसी असमंजस होती है और कैसी स्थिति होती है, आज मुझे पता चल रहा है आपके सामने बैठ के। लेकिन मैं ऐसा ना मजाक के तौर पे लेता हूँ, क्योंकि आप इतने संभ्रांत हैं
मीडिया कैमरा फेस करने में कि आपको जरा सा भी किसी बात का घबराहट नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। आप तो बस मेरा दिल रखने के लिए कर रहे हैं। मुकेश सर, आज हम लोग जब सामने हैं तो मैं इस मौके का फायदा उठाते हुए लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आखिर मुकेश चौरसिया सर का मीडिया के लाइफ में इनकी जर्नी की शुरुआत कैसी हुई? देखिए, मीडिया के क्षेत्र में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करने के बाद शुरू से समाज के लिए कुछ अलग करने की इच्छा थी। समाज की इच्छा के अनुसार आप अगर पॉलिटिक्स में जाते हैं तो नेता बनते हैं, अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में जाते हैं तो डीएम या एसपी बनते हैं। लेकिन आज हर क्षेत्र में आप देखें कि भ्रष्टाचार, करप्शन हर जगह मौजूद है। चाहे वो आप सिविल सर्विसेज में देखें, हमेशा आप देखेंगे कोई एसपी आ गया भ्रष्ट है, कोई डीएम है भ्रष्ट है, सचिव है भ्रष्ट है, नेता है भ्रष्ट है। तो मैंने एक चीज़ उस समय सोची कि कुछ ऐसा हो जो भ्रष्ट नहीं हो, ऐसा डिपार्टमेंट, ऐसा फील्ड जो भ्रष्टाचार की गोद में न बैठा और समाज को सुधारे। तो इसीलिए उस समय मीडिया क्षेत्र में जाने का एक अंदर से इच्छा थी। कुछ लोग जो हमारे आइडियल थे उनकी जब मैं सुनता था तो अच्छा लगता था कि भाई चलो भाई, समाज को एक सही दिशा निर्देश देते हैं ये लोग और समाज इससे परिपक्व हो सकता है, समझदारी से काम कर सकता है, अगर चौथा स्तंभ कहते हैं हम। जी जी बिल्कुल। आपने जब इंट्रोडक्शन में स्टार्ट किया तो आपने कहा जब मीडिया शब्द का नाम आता है, मीडिया शब्द का नाम जनता के बीच में भरोसा, बिल्कुल विश्वास, मददगार। आज मुझे रोज करीब 100-200 कॉल आते हैं जिनकी परेशानी होती है, वो सभी जगह से जब थक हार जाते हैं तब फोन करते हैं कि मीडिया वाले बोल रहे हैं, फलाना फलाना काम है, ऐसे ऐसे, पुलिस थाना नहीं सुना, नीतीश कुमार को बोल दिए, फलाने जगह बोल दिए। तो एक भरोसे के साथ वो फोन कर रहा है और इसमें आज की तारीख में ये क्रांति के रूप में हिंदुस्तान में मीडिया ने अपनी छाप छोड़ी है। जब से सारी टीवी चैनल्स, अखबार, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे यानी आपकी मोबाइल पर आ गया है, तो मीडिया ज़्यादा अब दिल्ली वाली बात नहीं हो गई। मीडिया बहुत सरल है। जी जी बिल्कुल। मीडिया से आप एकदम मिनटों में, सेकेंडों में कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, आपका काम आसान हो गया है। बिल्कुल। आपके जो सवाल हैं, आपकी परेशानियां हैं, वो सरकार तक आप मिनटों में पहुंचा सकते हैं, चाहे वो आप किसी भी गांव में हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सरलता हुई है। लेकिन हर जगह आज के डेट में आप देखेंगे कि भीड़ बढ़ती गई, तो जहाँ भीड़ होती है वहाँ क्वालिटी थोड़ी सी ढूंढने में लोगों को परेशानी होती है। तो यहाँ भी वो चीज़ है। जी बिल्कुल सही कहा ना आपने सर। आपने अभी एग्जीक्यूटिव के भ्रष्टाचार, करप्शन के बारे में बात करी, आपने लेजिस्लेटिव के भ्रष्टाचार के करप्शन के बारे में बात करी। जो मीडिया है ना, मतलब ये मीडिया ही वो एक ऐसा तंत्र के रूप में हम कह सकते हैं जिसने कहीं ना कहीं चीज़ों को बांध के रखा हुआ है। करप्शन जो है वो अभी भी खुल के सामने नहीं आता क्योंकि उसको इस बात का भय है कि ये मीडिया में ना आ जाए। बिल्कुल। तो मीडिया जो है वो उसने ना, मतलब आम लोगों को एक ऐसा हक दिया हुआ है कि अगर वो कभी भी किसी विपत्ति में होते हैं तो वो मीडिया को याद करते हैं। एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ मैं इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए। आज जैसे हम लोग भ्रष्टाचार के बारे में बात कर रहे थे, आपने भीड़ के बारे में भी बताया कि भीड़ काफ़ी बढ़ गई है। तो ये तो तय है कि जब किसी लीग पे अगर सफलता मिलती है तो वहाँ पे लोगों का भीड़ आ ही जाता है। और आज के युवाओं में जो आकांक्षाएं हैं, जो एक्सपेक्टेशंस है, वो एम्बिशियस हैं, वो बहुत तेज़ी से ग्रो करना चाहते हैं। मीडिया के चार्म को देखते हुए कई सारे ऐसा जो हुजूम है वो यहाँ पे आया है और वो जल्दी सक्सेस पाने के चक्कर में कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर जाते हैं जो मतलब मीडिया के एथिक्स को पूरा नहीं करती। इस पे आपका क्या विश्लेषण है? देखिए, जब आपकी तबीयत खराब होती है तो आप कहाँ जाते हैं? डॉक्टर्स के पास। डॉक्टर्स के पास जाते हैं। आप उनके बोर्ड को, साइन बोर्ड को देखते हैं, उसमें हम हमेशा देखते हैं कि डॉक्टर कहाँ से एमबीबीएस है, एग्जैक्टली कहाँ से उसने डिग्री प्राप्त की है। आप उसको देख कर और तब दिखवाते हैं।
क्योंकि आपको भरोसा है कि भाई अगर दिल्ली से किया तो अच्छा डॉक्टर होगा, पटना से किया और थोड़ा सा उससे कम होगा। बिल्कुल। आप डॉक्टर को देखते हैं डिग्री पर, आप केस लड़वाना हो तो वकील खोजते हैं कि भाई वकील एकदम सर्टिफिकेट वाला होना चाहिए, झोला छाप नहीं होना चाहिए। बिल्कुल तो बिल्कुल। आप उसको भी ऑथेंटिक चाहिए। कोई प्रोफेसर होता है तो उसकी डिग्री होती है। इंजीनियरिंग के लिए इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी पड़ती है इंजीनियर्स को, डॉक्टर के लिए डॉक्टर की पढ़ाई करनी पड़ती है। आज मैं जिस भीड़ की बात कर रहा था, अगर भीड़ हो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आज की तारीख में आम जो युवा हैं उनके नजर में है कि मीडिया वाला बनना बड़ा आसान है। सही बात है सर। एक माइक खरीद लीजिए, मोबाइल है ही, आप बन जाइए पत्रकार। जो एथिक्स की बात आपने की, क्योंकि आप नॉलेजेबल पर्सन हैं, आपने इस पॉडकास्ट को स्टार्ट किया है। देखिए पॉडकास्ट में भी मैं थोड़ा सा बात कहना चाहूँगा कि पॉडकास्ट भी बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन इतनी लंबी चीज़ें, इतनी अच्छी बातें जो समाज के हित में हो, उसको करने के लिए भी एक नॉलेजेबल एंकर की ज़रूरत होती है, जिनके पास सवाल हों, जो आपसे सवाल कर सके। धन्यवाद। तो आपके इस इनिशिएटिव के लिए तो हम धन्यवाद करेंगे, और Thank बहुत अच्छे सवाल आपके पास। और आपने ये बात कही, ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। बहुत क्योंकि बहुत धन्यवाद। और अभी क्या होता है, अभी लोग चलते हैं कि हाँ मीडिया वाले बन जाए, प्रेस लिखा जाए। बिल्कुल। प्रेस लिखा जाए तो पुलिस मेरी गाड़ी नहीं रोकेगा, हम कहीं पे जाके ऊंची आवाज में बोल सकते हैं, लेकिन ये एथिक्स नहीं है, जी जी बिल्कुल। ये उसके नॉर्म्स नहीं है। बिल्कुल आप, यू आर द मिरर करेक्ट। बिटवीन पीपल एंड गवर्नमेंट। गवर्नमेंट। तो आप क्या कर रहे हैं, आप वहां पर धौंस के लिए प्रेस लिखवा रहे हैं गाड़ी पर। आपको चार्म चाहिए कि अरे प्रेस में चले गए, बाप रे, तुमको तो कहीं भी रोक टोक नहीं है, किसी भी नेता के यहाँ चले जाते हो, किसी भी डीएम के यहाँ चले जाते हो, तो चार्म कुछ दिनों के बाद फीका पड़ जाता है। सही। जब आपको सच में मीडिया का काम करना पड़ता है, तब आप एक समाज के अंग होते हैं, और इतने महत्वपूर्ण अंग हो जाते हैं कि आपको एक जिम्मेदारी मिल जाती है। बिल्कुल। आज जैसे आपने कहा कि हमारे खबरों पर ऑथेंटिसिटी होती है, बिल्कुल क्यों होती है? हम वहां पर जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। सही बात है। अगर हम एथिक्स के साथ काम न करें, लॉ जो है मीडिया के उसके अनुसार काम न करें, तो बहुत सारी चीजें हो सकती। सही बात। अभी आपने इलेक्शन के टाइम में बुलाया, इलेक्शन का शेड्यूल ऐसा होता है, इलेक्शन में बहुत सारे नॉर्म्स होते हैं। बिल्कुल। आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, अगर उसको फॉलो न करे कोई मीडिया का जो भी चला रहा है, वो फंस जाएगा, एफआईआर होगी। तो इसमें मेरा बस यही कहना है, जनता से भी यही कहना है कि आप सबको पत्रकार कहते हैं, लोग पत्रकार बन के आते हैं। डॉक्टर जैसे आप चुन रहे हैं एमबीबीएस की डिग्री वाला, बिल्कुल वैसे ही मीडिया पर्सन को भी चुनिए। इसका भी कोर्स होता है, मास कम्युनिकेशन होता है, जो आफ्टर ग्रेजुएशन होता है। आप उसको चुनिए कि ऑथेंटिक मीडिया पर्सन आपके समाज में आए और ऑथेंटिक काम करे, आपकी समस्या वहां तक पहुंचे। जी जी अब बिल्कुल। डॉक्टर को इलाजे करने नहीं आएगा, झोला छाप रहेगा, तो क्या आपका इलाज कर लेगा? सही बात है, बिल्कुल अग्री करते हैं सर इस बात से। अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं, किसी भी प्रोफेशन में अगर आप हैं, तो आपको पहले उस प्रोफेशन का जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, आपको उसे हासिल करना पड़ेगा। आप अगर उसमें डिग्री नहीं लिए हुए हैं, तो आप चीज़ों को कैसे आगे मतलब इम्पार्ट कर पाएंगे। और जहाँ तक मीडिया की बात होती है, तो ये तो इतनी बड़ी जिम्मेवारी है बिल्कुल। कि यहाँ पे जरा सा चूक पूरी की पूरी कहानी बदल देगी। अभी सर, अभी हाल फिलहाल में ही हम लोगों ने बांग्लादेश और नेपाल, यहाँ पे हम लोगों ने देखा है, नजदीक से ऑब्जर्व किया है कि मीडिया के सही तरीके से काम नहीं करने की वजह से कैसे मतलब गृह युद्ध का एक सिचुएशन सा बन गया था, और पूरी की पूरी सरकार और पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर ही वहाँ पे उलट पुलट हो गया। तो मीडिया की जो जिम्मेवारी होती है वो बहुत होती है। वो पहले चीजों को नापती है, तौलती है, समझती है, और जब उसको लायक समझती है तभी लोगों के पास लेके आती। और ये आज का कंडीशन नहीं है, ये कलांतर की बातें हैं। जब हमारा देश आजाद नहीं था, उस समय मीडिया का इतना प्रचलन भी नहीं था, और हमारे पास उतने अपॉर्चुनिटीज भी नहीं थे। हैंड प्रिंटेड, वो हाथ से लिखा हुआ वो अखबार आता था। मतलब साधन नहीं थी, सुविधाएं नहीं थी, लेकिन फिर भी लोगों को जागरूक करने के लिए मात्र वही एक हथियार था। और उस समय जो मतलब लिख के लोगों को ट्रांसफर करते थे, देते थे, उसी के आधार पे पूरा का पूरा देश एकजुट हुआ
और हम उस सिचुएशन में पहुंचे कि अंग्रेजों को अपने देश से भगा सके और अपना खुद का स्वतंत्रता और गणतंत्रता हासिल कर सके। बिल्कुल। देखिए, मीडिया का एक हर लोग कहते हैं, लोग मीडिया के लोग भी जो अभी हैं, जो अपने आप को मीडिया वाला कहते हैं, तो उनके नज़र में ये है कि सारी चीज़ें चलनी चाहिए। मीडिया समाज हित में भी काम करता है। मीडिया सिर्फ खबरें चलाने के लिए नहीं, कौन सी खबरें नहीं चलानी है बिल्कुल, उसके लिए भी जिम्मेदार होता बिल्कुल है। सर। क्योंकि आज सोशल मीडिया का ज़माना है। आप कुछ ऐसी गलती ना कर लें, ऐसी कोई खबर न चल जाए कि पूरे देश में उससे आग लग जाए। जैसे आपने बांग्लादेश और नेपाल की बात कही, जेनजी का जो मामला जी चला, जी बिल्कुल। तो वो उस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ये होता इसीलिए है क्योंकि जानकारी का अभाव नहीं, आपने किताबें नहीं पढ़ी। बिल्कुल ये तो हमारी कहावत है कि पुरानी कहावत है कि भैया किताब पढ़ के कोई महारत हासिल करता है, पंडित बिल्कुल बनता बिल्कुल है। बिल्कुल। तो बिना ज्ञान के कुछ नहीं होता। अधजल गगरी गगरी छलकत छलकत जाए। जाए, तो वही वाली बात बहुत हो अच्छा जाती कोटेशन आपने कहा। ये एकदम फिट बैठता है। है। बिल्कुल इनफैक्ट जो अपने देश के विदेश के जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, वो अक्सर अपने बातचीत में इस बात को कहते हैं कि आपको अगर लगातार ग्रोथ और डेवलपमेंट चाहिए तो आपको किताबों के साथ सरोकार बना के रखना पड़ेगा। आपने किताबें छोड़ी और आपका डेवलपमेंट जो है वो बंद हो जाएगा। और मीडिया तो एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे हर रोज आपको नए नए लोगों से इंटरेक्शन करना पड़ेगा, नए नए रूल्स को समझना पड़ेगा, कोड ऑफ कंडक्ट की जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो गलतियां तो स्वाभाविक है और होगी ही होगी। बिल्कुल ऐसा होता है। और ऐसे जो नए युवा, आपने कहा कि मीडिया एक्सपोजर की चीज़, लोग सोचते हैं हम टीवी पर आ जाएं, मोबाइल पर आ जाएं, न्यूज़ वाले कहलाने लगे और हमारा रुतबा बढ़ जाए। तो आज जो भी नए लोग आ रहे हैं उसमें 80% जो जनरेशन है जो मीडिया की तरफ मूव कर रहा है, तो ये इसी चकाचौंध को देखकर, लेकिन वो सारी चकाचौंध फीकी पड़ जाती है जब आपके कंधे पर वो जिम्मेदारी आएगी जी जी बिल्कुल। और आप एक आम आदमी के आंखों में अपने लिए एक भरोसा, एक विश्वास और एक मदद की चाहत को देखेंगे, तो आपको लगेगा कि नहीं भाई, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। जी जी बिल्कुल। मतलब ये मुकेश चौरसिया जो एक नाम है वो एक दिन में थोड़ी ना बना है। बिल्कुल इसने लगातार संघर्ष किया है, लोगों के साथ कनेक्टिविटी बनाई है, सही और वास्तविक खबरों के साथ। वो वैसी खबरें बताई हैं जो खबरें एक्चुअली में थी। तो उनका जो ट्रस्ट लेवल बना है आज, इसीलिए जब भी अगर कोई न्यूज आता है तो सबसे पहले लोग कंफर्म करते हैं कि क्या ये मुकेश चौरसिया जी ने न्यूज चलाया। अगर ये न्यूज चलाया है तब इसका मतलब ये न्यूज की ऑथेंटिसिटी है। नए लोग जो आज इस फील्ड में आना चाहते हैं, अभी लगे हाथ में, मतलब हम लोग इस बारे में बात कर ही ले। जैसा आपने बताया, इस इंडस्ट्री में बहुत चार्म है, बहुत अपॉर्चुनिटीज भी है और ग्रोथ का लेवल भी अल्टीमेट है। तो नए बच्चे आकर्षित होते हैं इस तरफ आने के लिए। जानकारियों के अभाव में मतलब वो सही दिशा का चयन नहीं कर पाते। तो ये हमारे सुनने वालों के लिए, हमारे देखने वालों के लिए एक उन्नत मौका है जहां पे मुकेश सर अपने शब्दों में बताएंगे कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए अगर मीडिया फील्ड में आपको आना है। देखिए, मीडिया फील्ड सिर्फ माइक पकड़ के रिपोर्टिंग करना ही नहीं। कैमरे पर हम रहते हैं लेकिन हमारे पीछे एक बड़ी टीम काम करती है, वो भी मीडिया का अंग है। जी बिल्कुल। वो भी पत्रकारिता में उतने ही ज़्यादा हिस्सेदार है जितने हम हैं। जैसे हमारा कैमरा पर्सन होता है, हमारे एडिटर्स होते हैं, हमारे स्क्रिप्ट राइटर्स होते हैं, हमारे नरेशन को करने वाले होते हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट होते हैं। तो सारी चीज़ें हैं मीडिया में। आप रिपोर्टर बन सकते हैं, आप एंकर बन सकते हैं, समंदर है, आप बिल्कुल। कुछ भी कर सकते हैं। उसके लिए एक क्राइटेरिया को फुलफिल करें। आफ्टर ग्रेजुएशन मास कम्युनिकेशन या हिंदी जर्नलिज्म, इंग्लिश जर्नलिज्म की के कोर्सेज होते हैं जो बिहार यूनिवर्सिटी में भी है, मुजफ्फरपुर में भी है, उससे भी आप कर सकते हैं। तो आपके ऊपर एक ऑथेंटिसिटी आ जाएगी कि आप भाई आधिकारिक रूप से मीडिया पर्सन बनने लायक हो चुके हैं। अब उसमें वेरिएंट टाइप के फील्ड हैं। आप चाहें तो कैमरा पर्सन बन जाए, आप चाहें तो स्क्रिप्ट राइटर बन जाए। स्क्रिप्ट राइटरों की कमी बहुत है, जी जी बिल्कुल। अच्छा लिखने वाले। और ये भी मैं आपको बताऊं कि सिर्फ बिहार और यूपी के लोग पूरे हिंदुस्तान में मीडिया पर्सन है। चाहे आप श्वेता सिंह को देखते हो, अंजना ओम कश्यप को देखते हो, ये जितने नाम हैं उसमें अजय कुमार को देखते हो, अधिकतर लोग बिहार के हैं।
और यूपी के हैं, जिनकी हिंदी बहुत अच्छी होती है, लिखने में बहुत अच्छे होते हैं और तुरंत अपने मॉड्यूलेशन को सुधार लेते हैं। तो मीडिया में आने के लिए सबसे पहले कि आप पक्के तो हो जाए, बिल्कुल। कि आपको ये ना कहे कोई, जैसे झोला छाप डॉक्टर की डिग्री चेक होती है तो उसको कहते ना, ये तो एमबीबीएस नहीं, झोला छाप डॉक्टर। तो वैसा चिट्ठा ना खुले, इसके लिए सबसे पहले इसके कोर्स को करें। कोर्स को करने के बाद 1 साल का भी होता है, 2 साल के भी कोर्सेस होते हैं, 3 साल के भी होते हैं। आप उसको करके आए तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा होगा। और ऐसा नहीं है कि मीडिया फील्ड, पैसे इसमें इतने ज़्यादा हैं, आप अगर सैलरी सुनेंगे तो अच्छे अच्छे इंडस्ट्रीज में काम करने वालों का दिमाग खराब हो जाएगा। बिल्कुल। जैसे मैंने अभी 2 नाम लिए हैं, अंजना ओम कश्यप और श्वेता सिंह। इनकी सैलरी महीने की करोड़ों रुपए की है, मंथली जो है। तो ये कम की नहीं है, सैलरी बहुत होती है। अगर आप अच्छा बोलना जानते हैं, अच्छी आपकी कैमरा फ्रेंडली हैं, तो आप अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं और सही से कर सकते हैं। येलो जर्नलिज्म एक वर्ड सुना होगा आपने, एक मीडिया में हमारे सुना है, बहुत अच्छी जानकारी नहीं है। आप मुझे भी और हमारे दर्शकों को भी ये बताइए कि ये क्या होता है। तो ये नए लोगों के लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि येलो जर्नलिज्म करके पैसा बनाने की कोशिश ना करें। येलो जर्नलिज्म मतलब पीत पत्रकारिता बोलते हैं, अच्छा। कि आप किसी के पास जाते हैं, इंटरव्यू करते हैं, आपकी कुछ इच्छा होती है, वहाँ पर वो पूरी नहीं होती है तो आप उसका विरोध में न्यूज़ चलाने लगते हैं या ऐसी चीज़ें दिखाने लगते हैं। तो उस तरह की चीज़ों से पत्रकारों को खास तौर पर बचना चाहिए। पत्रकारों को पक्ष और विपक्ष दोनों को एक साथ लेके चलना होगा, चलना भी चाहिए। सरकार और जनता के बीच में एक ऐसा आप बांध का काम करें कि सरकार को भी जनता तक पहुंचने में समय न लगे और जनता को सरकार तक पहुंचने में न लगे। इसीलिए इसी भरोसे के साथ ना कोई आदमी बोलता है बिल्कुल कि हाँ मीडिया वाला बोल रहा है मेरा ये परेशानी है, सही बात है। फोन करेगा, मीडिया वाले बोल रहे हैं ई न्यूज है, ही चला दीजिए। तो वो आपको भरोसे से देख रहा है, तो वो भरोसा कायम करना। और कोर्स कीजिए, कोर्स में आप एडिटर बन सकते हैं, वीडियो एडिटर बन सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छा पैसा है। आप फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर बन सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे आपको। आप एंकर बन सकते हैं, एंकर में जैसे आज हमारे संदीप भैया आप देखिए एंकर बन चुके हैं। हालांकि बहुत अच्छे टीचर भी हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो मुझे पूरा विश्वास था आप पर कि आप अच्छा एंकर बनेंगे, क्योंकि जिसके पास शब्दों का भंडार होता है वही आगे इस क्षेत्र में एंकरिंग कर सकता है। रिपोर्टर बन सकते हैं आप। रिपोर्टर बनने के लिए अगर आप कोर्स करके आते हैं तो विभिन्न अखबार हैं, विभिन्न चैनल हैं, वहाँ पर आपको ट्रेनिंग भी दिया जाएगा, वहाँ पर इंटर्नशिप मिलेगी और आपका पक्का जॉब हो जाएगा। तो एक अच्छा खासा एक समाज में, क्योंकि पत्रकारों को बुद्धिजीवियों के प्रकोष्ठ में रखा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक सवाल मेरा उनसे होता है जो मैट्रिक पास करके पत्रकारिता करने लगते हैं या इंटर पास करके पत्रकारिता करने लगते हैं, कहते हैं हम पत्रकार हैं, तो आप बुद्धिजीवी के प्रकोष्ठ में कैसे आएंगे? सही बात। ये आप खुद समझ सकते हैं। आपको बुद्धिजीवी होना होगा, तो बुद्धिजीवी बनने के लिए हायर एजुकेशन की ज़रूरत होती है, वो पूरा करना होगा, तभी आप इस फील्ड में आएँ और परिपक्वता तब आप में दिखेगी, क्योंकि आप एक भरोसेमंद, जिम्मेदारी के साथ समाज के एक ऐसे पहलू बन पाएंगे जो समाज का तो भला करेगा ही और सरकार सही से चले। मीडिया आप देखिए आज बहुत, मैं ये नहीं कहूँगा कि आज भारत में जो मीडिया है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। मीडिया का काम होता है कमियों को दिखाना, कमियां दिखेंगी तभी वो कमियां पूरी होंगी। उनको झांपना तोपना मीडिया का काम नहीं होता है। मैं बहुत मुखर हूँ मैं बोलने में, ये इसीलिए तो स्पष्ट है, बिल्कुल। ये इस बात से सब लोग पूरी तरीके से वाकिफ थे तो कि मुकेश चौरसिया जी जो है वो अपने शब्दों से जरा सा भी मतलब नहीं चूकते, सही को सही, गलत को गलत, साफ और स्पष्ट शब्दों में कहने के आदी है। बिल्कुल। तो अभी देखिए, अभी मुझे कोई उसमें परेशानी नहीं है बोलने में कि अभी जो हिंदुस्तान में मीडिया का स्थान है, चाटुकारिता कम होनी चाहिए, पत्रकारिता ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन ये दोनों चीज़ें होती हैं
उसमें थोड़ा सा परसेंटेज अभी बढ़ा है कि आप एक पक्षीय पत्रकारिता करने लगे हैं, जिसमें कई सवाल उठते हैं। आप दोनों पक्ष को लेकर चलें, अगर कोई विरोध कर रहा है उसको भी उतने ही पुरजोर तरीके से दिखाइए जितना कोई सपोर्ट कर रहा है, तब जाके पैरेलल एक सिस्टम बन पाएगा। और सिस्टम की कमियों को दिखाना, देखिए सिस्टम जो भी है, आपने जैसे न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका की बात की, तो भारत के सिस्टम में कुछ खराबी है जिसके कारण ये चीज़ें होती है। बहुत सारे नेता आते हैं, कहते हैं हम सिस्टम बदल देंगे। अभी इस बिहार चुनाव में बिहार बदलाव की बात हो रही है कि हम बदल देंगे, लेकिन उसमें हमारा एक बहुत जिम्मेदार पूर्ण जो है एक अपना भाग है, जिसको हमें भी पूरा करना चाहिए मीडिया को, कि आप सिस्टम को भी ठीक करने की जिम्मेदारी लें, जो कि एक अच्छे मीडिया पर्सन का काम होता है। और कमियां जो हैं उसको दिखाना कोई निगेटिविटी नहीं है। अगर सरकार ने वो काम नहीं किया है, हम अगर सरकार की उपलब्धियों को बता रहे हैं, तो सरकार की अनुपलब्धियों को भी बताना हमारी उतनी ही जिम्मेदारी है कि उनके आंख तक भी वो सड़क का गड्ढा जाए। सही बात है कि आपने सड़क तो बनवाई, लेकिन उसमें गड्ढा हो गया, दरारें पड़ गई। आप देखेंगे कि मीडिया जब बताती है तो वो दरार जो है एक दिन में प्लेन कर दिया जाता है। तो ये जिम्मेदारी भी मीडिया पर्सन्स को उठानी होगी। और हाथ जोड़कर मैं उन लोगों को कहूँगा कि कुछ लोग हैं जो इंजीनियर थे और पत्रकार बन गए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं दूसरी जगह थे और पत्रकार बन जाते हैं। आप पहले पत्रकारिता की पढ़ाई कर लीजिए, तभी आप इसके एथिक्स को, इसके नॉर्म्स को, इसके लॉज को समझ पाएंगे और समाज में अच्छी पत्रकारिता कर पाएंगे। बिना ज्ञान के कुछ नहीं होता। और ये जो जिम्मेदारी आपको मिली है, इसमें तो आप माइक लगाते हैं डीएम को, माइक लगा देते हैं केंद्रीय मंत्री को, प्रधानमंत्री को, तो इसमें तो आपके पास अगर ज्ञान नहीं होगा तब आप सवाल नहीं कर पाएंगे और समाज के आखिरी आदमी तक नहीं, उसकी बात को सरकार तक नहीं पहुंचा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है सर। ये मीडिया जो एक पर्सनल बनना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। आपका जो रूबरू है वो कभी एकदम हाई प्रोफाइल बंदे के साथ होता है, कभी जो आपके देश का सबसे आखिरी तबका का बंदा है, डाउन ट्रोडन है, उसके साथ होता है। तो आपके पास सवाल पूछने की ऐसी शैली होनी चाहिए जो हाईएस्ट लेवल पे है उसके लिए भी वो एकदम एकोमोडेट कर सके, और जो एकदम लोएस्ट लेवल पे वो भी आसानी से आपके सवाल को समझ करके उस सवाल का जवाब कर सके। आपने अभी मीडिया में जो पैसे का इन्वॉल्वमेंट है, जो इतना अच्छा करियर अपॉर्चुनिटीज़ है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल, अगर हम लोग स्पेक्ट्रम पे देखें तो यही कुछ चीज़ें हैं जो आज के युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। लेकिन कोई भी अगर बड़ा चीज़ आपको आकर्षित करता है तो अपने साथ साथ कई जिम्मेदारियां भी लेके आता है, और उन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए आपके पास जो क्वालिटीज़ है वो आपके साथ, आपकी पर्सनालिटी के साथ इंस्टिल होनी ही चाहिए। अगर ये बेसिक चीज़ें आपकी पर्सनालिटी के साथ इंस्टिल नहीं हो पाई तो आप कैसे इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकेंगे। मेरा एक कंसर्न है जो मेरे दिमाग में हमेशा आता है, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा था, ये स्पेशली ये मेरा सवाल आपके लिए ही है। अभी हम लोग कुछ देर से मीडिया और मीडिया के साथ जो जिम्मेवारी है उसके बारे में बात कर रहे थे। मुकेश चौरसिया जी जब वो खुद मीडिया में आए तो मुकेश चौरसिया जी एक चार्म को देखते हुए मीडिया में आए थे, या धीरे धीरे इसमें अपने आप को इन्वॉल्व कराने के बाद इस जिम्मेवारी को समझा, और इनको सबसे ज़्यादा अपनी जिम्मेवारी का एहसास कब हुआ, कब लगा कि उन्होंने एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण प्रोफेशन को चुना है? देखिए, शुरुआत हुई 2004 से। आफ्टर ग्रेजुएशन मन में लिखने और बोलने में शुरू से थोड़ा सा ठीक रहा। लिखता मैं बहुत था, पढ़ता क्योंकि किताबें मैं बहुत पढ़ता था, और महापुरुषों की जीवनी और उसमें जो लिखावट होती थी, उसकी जो स्क्रिप्टिंग होती थी, तो मुझे स्क्रिप्टिंग से बड़ा प्यार रहा। शुरू से मैं लिखता हूँ, तो लिखने के कारण मैं गया, अखबार में जाना चाहता था, लेकिन मौका मुझे टीवी में पहले मिला। 2005 में दिल्ली में ही एक न्यूज़ चैनल में, जी न्यूज़ में मुझे पहला ब्रेक मिला। इंटर्नशिप मैंने वहीं से की और वहीं से रिटेनर बन के सफ़र की शुरुआत हुई। और उसमें जाने के बाद दिल्ली में मुझे
उतनी जिम्मेदारी का पता नहीं चला। क्योंकि दिल्ली है भाई, दिल्ली में सारी चीजें हैं, संसाधन है, तो मीडिया को उतना काम नहीं करना पड़ता है। वहाँ पॉलिटिक्स पर ज्यादा जोर दिया जाता है, क्योंकि पॉलिटिकल राजधानी है दिल्ली हमारी। जब मैं उत्तर प्रदेश में गया 2 साल बाद, तब मुझे पता चला कि मीडिया की क्या जिम्मेदारी होती है, मीडिया का क्या काम होता है। थ्योरी से एकदम उलट हो जाता है, सारी चीजें उलट हो जाती हैं। आप जो पढ़ते हैं, आपको जो समझाया जाता है, जो बताया जाता है, उसका सीधे उल्टा होता है आप जब ग्राउंड पर जाते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में, कि आपको एक मजबूर आदमी का साथी बन के समझना पड़ता है। उसकी भावनाओं को जब तक आप अंदर नहीं लेंगे, तब तक आप ग्राउंड पर रिपोर्टिंग नहीं कर पाएंगे। जैसे लास्ट में एक हम लोगों का पहले चलता था, अभी भी चलता है, पीस टू कैमरा। आप देखेंगे कि सारी कहानी हो जाती है, उसके बाद रिपोर्टर खड़ा होके और लास्ट ओवरऑल करता है स्टोरी का, उसको पीस टू कैमरा कहते हैं। और स्टार्टअप होता है जो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो जब तक आप उसकी परेशानी, उसकी भावनाओं को नहीं समझेंगे, उस आदमी को नहीं समझेंगे, उस समाज के उस दुख को, परेशानी को नहीं समझेंगे, आप वो बोल नहीं सकते हैं। तो ग्राउंड पर पता चला कि भैया यहाँ तो जुड़ना पड़ता है लोगों से, उनकी तरह जीना पड़ता है, उनकी तरह उस बदबूदार। मैं आपको हरियाणा का एक बताऊंगा, हरियाणा में एक नूह जगह है, तो वहाँ पीने का जो पानी है वो एकदम खारा होता था। अच्छा। और ऐसा पानी कि आप पिएंगे तो लगेगा कि नमक, वो भी बदबूदार। उस पर मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी पहले, उसका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, और मेरी ही न्यूज़ से सॉल्व हुआ था, वहाँ की सरकार ने किया था। तो वो लगा कि चलो भाई, एक पूरा समाज जो कुएं में 8-10 किलोमीटर दूर महिलाएं जाकर और पानी भरती थी मटके से, क्योंकि उनके आसपास का पानी एकदम, और वहाँ पे बोलते थे मुंह था पानी, तो हाँ, पानी पीने लायक को नहीं, मुंह था एकदम। सही बात। वो उस टाइप से बोलते थे वहाँ पे। तो उन चीज़ों पर उस समय वो पहली खबर थी जब लगा कि भाई आप समाज से सीधे कनेक्ट करते हैं, समाज के साथ जीते हैं, तब आपको परेशानी का पता चलता है, तब आप एक अच्छी न्यूज़, अच्छी स्टोरी डेवलप करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो ये तो उस समय की बात। अब शौक से गया नहीं था, रुचि थी इसीलिए गया, लेकिन जिम्मेदारी बढ़ी। मुझे नहीं पता था, आज भी नहीं पता है। आज मैं अपने परिवार को समय नहीं दे पाता हूँ। मेरा बेटा जब हुआ था तो 25 मार्च 2020 को मेरा बेटा हुआ था, और 25 मार्च 2020 को ही लॉकडाउन लगा था पूरे भारत में। मेरे साथ मेरी जिम्मेदारी थी, क्योंकि मेरे उस समय 1.5-2 लाख फॉलोअर थे। तो 1.5-2 लाख फॉलोअर इंतजार करते थे कि मुकेश चौरसिया कब आएगा, सरैयागंज टावर चौक या मिठनपुरा चौक कहीं पे खड़ा होके कब कोरोना का डेटा बताएगा, पूरे बिहार का डेटा बताएगा, कहाँ से कौन आ रहा है, क्वारंटाइन में क्या होगा। उस समय मुझे अपने बेटे को भी छोड़ना पड़ा। अब कोरोना का समय था, आप समझ सकते हैं कि लोग घर में थे। मैं छोटा बेटा था, 2-3 दिन का था, लेकिन मैं घर भी नहीं जाता था। बिल्कुल। अलग रूम में रहता था, किसी से मिलता जुलता नहीं था कि मेरे परिवार को कोरोना ना हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और उस समय का हालात भी कुछ ऐसा था कि ऐसा अगर कोई बाहर जाएगा तो उसे कोरोना हो जाएगा। एक थोड़ा हाइप भी था उस टाइम पे, हाइप था और बहुत डर का माहौल था लोगों में। तो एक लोगों में अंदर में थी कि उनको जानकारी मिले कि बाहर क्या हो रहा है। आप 1 महीने अंदर है। तो उस समय मेरे जीवन में, अगर आप 21 साल के करियर में कहें, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी, और मीडिया ने जो काम किया 2020 में किया, 2021 में किया, कोरोना काल में किया, और मुझे भी उसी समय अपना, समझे आपकी, दायित्व निभाने का मौका मिला। लोगों ने जाना सबसे ज़्यादा, क्योंकि 2018 में फरवरी महीने में मैं मुजफ्फरपुर आया और यहाँ से स्टार्ट किया। उसके पहले दिल्ली और पटना में किया था, लेकिन जब यहाँ पर स्टार्ट हुआ तो 20 में वो मौका मिला कि भाई मरते हुए लोगों को आप देख रहे हैं, लाशें जलाने वाला कोई नहीं। वो स्थिति, वो परिस्थिति जो थी, वो झकझोर देने वाली स्थिति थी।
और मैं बार बार यही लोगों से, जो नए मीडिया के लोग हैं, उनसे ये कहना चाहता हूँ, जो अभी भी मैंने कहा कि आप परिपक्व नहीं हैं, आप नॉलेजेबल नहीं हैं, आप मीडिया के क्षेत्र में आ जाएंगे तो समाज को 1 मिनट में बर्बाद करने की भी जिम्मेदारी आप उठा लेंगे। और वो आपने देखा होगा कोरोना में, बिल्कुल एक खबर आती थी तो जंगल के आग की तरह पूरे भारत में फैल जाती थी। एकदम सही बोल रहे हैं आप। तो ये चीज वो मीडिया ही था। तो जिम्मेदारियां कब आ जाएंगी आप पर, कब आप जिम्मेदारियों में फंस जाएंगे, अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगा, आप पढ़े लिखे नहीं होंगे, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, गलत जानकारी पास आउट करेंगे और बिल्कुल समाज सही। उसमें और भ्रमित होगा। तो वो जो कोरोना का पल था उस समय लगा, और मुझे पूरा, आज मैं आपको बताऊं संदीप भैया कि 20 साल में मुझे संतुष्टि नहीं मिली थी, लेकिन उन 2 साल में मेरा जीवन सार्थक हो गया। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जीवन भर मीडिया में काम करूं, मुझे वैसी संतुष्टि नहीं मिलेगी। मैंने सैकड़ों लोगों की जान बचाने में मदद किया, सैकड़ों लोगों को उनके घर तक सेफली पहुंचाया, मुझे आज संतुष्टि है। अब होता ना है एक कि मरेंगे तो कुछ ऐसा करके मरे कि आखिरी समय में आपको, मतलब आपके अंदर निराशा न हो कि कुछ मैंने कुछ किया नहीं किया। नहीं। लेकिन मुझे आज बड़ा गर्व होता है, संतुष्टि होती है कि मैंने उस समय किया, मैं संतुष्ट हूँ। 2 साल मैंने किया, बस भर भर के सीतामढ़ी से रोड आते थे, सीतामढ़ी से मुजफ्फरपुर पहुंचाना, मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी पहुंचाना, पटना पहुंचाना, और वो सारी चीजें करना, उसमें एक मीडिया की जिम्मेदारी, मीडिया की ताकत उस समय मैंने दिखाई। बिल्कुल बिल्कुल। जब मंगल पांडे को फोन करके डायरेक्ट बोलता था, जब स्वास्थ्य मंत्री थे मंगल पांडे, और उस समय बकझक भी होता था उनसे कि आपने, आपकी सरकार ये कहती है, बातें भी सुनी जाती थी क्योंकि ग्राउंड पे मीडिया के लोग भी बहुत कम थे। तो उस समय लगा कि भाई, आप समाज की जिम्मेदारी क्या होती है। बिल्कुल लोगों के लाश पड़े हुए हैं शमशान घाट में, मैं आपको बताऊं, सिकंदरपुर मुक्ति धाम में 70-70 लाश पड़े रहते थे, जलाने वाला कोई नहीं होता था। कुछ समाज सेवी लोगों को बुला के कि भाई आप जलाइए, आप जलाइए, उसमें हम आपका न्यूज चलाएंगे, आपको भी आगे बढ़ाएंगे, आप कीजिए, समाज का काम कीजिए, आपको हीरो बनाएंगे। उस तरीके की चीजें करके कुछ समाज के लोगों ने बहुत मददगार वहां पर रोल भी निभाया। और देखिए, वो बहुत ऐसा मार्मिक क्षण था। और कहते हैं कि जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है आपकी लाइफ में जब आप पूरी तरह से संतुष्ट होते हैं। मीडिया मेरा पैशन है, मीडिया में आने का मैं पैशन था मेरा कि मीडिया में आऊं, लेकिन 2020 और 21 में मुझे संतुष्टि मिली। मुझे लगा कि नहीं, मेरा जीवन सफल हो गया, जो मैंने अपनी ताकत झोंकी। मैंने आपको बताया भी कि मेरा बेटा था जी 3 दिन बिल्कुल का, बिल्कुल। 2-3 दिन का बेटा था, फिर भी उन चीज़ों को अभी तक संतुष्टि मिलती है। आप मेरे काम से भी देखेंगे कि मैं बहुत संतुष्ट, बहुत कूल माइंडेड रहता बिल्कुल, हूँ। वो आपके चेहरे पे कभी तनाव दिखता ही नहीं है, और ये इस बात का सेटिस्फेक्शन है कि आप अपना काम ईमानदारी से करते हैं। चूंकि मैं एक शिक्षक हूँ, हम्म, तो ना मेरे व्यवहार में ये पढ़ाई लिखाई और नॉलेज शेयरिंग आ जाता है। अक्सर जब बच्चों के साथ मेरी बातचीत होती है या कभी उनको बताने की कोशिश करता, तो आप जब एक नॉर्मल हालात में होते हैं तो एक अलग इंडिविजुअल हो सकते हैं, लेकिन जब आप बच्चों के सामने आते हैं तो आपकी पर्सनालिटी ही ओवरऑल चेंज हो जाती है। आप उनको बताने के लिए अपना पूरा दिल, पूरा मन वहाँ पे न्यौछावर कर देते हैं, तो चीज़ें ऑटोमेटिकली जो होती है ना, वो ट्रांसलेट होती है और बच्चों के साथ कनेक्टिविटी बनती है। और आपकी जिम्मेवारी तो कहीं और ज़्यादा है, जहाँ पे आप समाज के पूरे एक एक तबका ही नहीं, मतलब पूरे समाज को आप जो खबरों से अवगत करा रहे हैं। कोरोना के टाइम में जहाँ पे हर रोज सैकड़ों लोग मर रहे थे, माफ कीजिएगा, हजारों लोगों की मौत हो रही थी, और जो डर का माहौल था, जहाँ पे कोई किसी के लिए आगे बढ़ के मदद करने की बात भी नहीं सोच रहा था, वहाँ पे आपने जिस तरीके का अपना आचरण दिखाया, काम दिखाया, लोगों की मदद करी, उनके जान बचाए, यही तो संतुष्टि का लेवल है जो हमारे साथ एसोसिएट हो जाता है और जिंदगी भर हमारे लिए एक उपलब्धि के तौर पे हमारे साथ रहता है। देखिए, एक एक छोटा सा इंसिडेंट मैं बता रहा हूँ।
पूर्णिया के सांसद थे पप्पू यादव, उस समय सांसद नहीं थे लेकिन एक्टिव मोड में रहते थे, कोरोना में एक्टिव थे। एसकेएमसीएच में आए, मैं गेट पर ही खड़ा था, तो कोई बहुत कम मीडिया के लोग भी निकलते थे। भाई कोरोना से सबको डर लगता था, परिवार बिल्कुल, बिल्कुल। सबका है, लेकिन वो भी देखते थे कि बड़ा एक्टिव रहते हैं। तो हाथ पकड़ा उन्होंने मेरा कि चौरसिया जी चलिए, और अंदर एसकेएमसीएच में चले गए। एक एक वार्ड में 40 से 50 लोग रहते थे, उसमें रखा जाता था। वार्डों की हालत मैं आपको बताऊं कि कुछ भी कोई कहे, लेकिन जब वो त्रासदी आई थी तो सबकी पोल खुल गई थी। जी बिल्कुल। सबकी पोल खुली, चाहे इतने बड़े बड़े दावे वादे किए जाएं। उत्तर बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल है एसकेएमसीएच, उसकी भी पोल खुली। एक हॉल में 40-45 आदमी हैं, उसमें 5 लोग मरे हुए हैं, उसको उठाने वाला कोई नहीं। उन मरे हुए लोगों को देखकर दूसरे लोग मर रहे हैं, ये स्थिति थी। तो वही मैं एक हॉल में घुसा, पप्पू यादव ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, डर लग रहा था। डर तो था अंदर भाई, डरे हुए तो सब थे। डरे हुए थे। अगर मुझे कोई भी कहता है कि मुझे डर नहीं लगा, वो नहीं, झूठ बोल रहा है, झूठ क्योंकि बोल रहा है। उसका हालत ही ऐसा था कि बिल्कुल। हर लोग डरे हुए थे, और घबराए हुए थे। मेरी स्थिति थी कि छोटा बच्चा है, जी और ये बिल्कुल। बीमारी कहा जाता था कि छोटे बच्चों, नवजातों में और बुजुर्गों में नहीं, सबसे तेजी से सबसे फैलती। तेजी से फैलता है। तो मेरा तो छोटा बेटा था, फिर भी उन्होंने हाथ पकड़ लिया और अंदर चले गए। अंदर लेके गए, आप समझे कि गेट, दरवाजा जो होता है हॉल का, जैसे ही एक लड़के ने देखा कि पप्पू यादव आए हैं और एक मीडिया वाला आया, तो उस लड़के ने बड़े आस से दौड़ के, आप समझे, कहें वो आया, कहा कि देखिए ना कि हमारी माँ वहाँ पे बेड पे लेटी हुई है, ऑक्सीजन का लेवल कम है, ऑक्सीजन बंद कर दिया। आप समझिए, वो आज भी मुझे लगता है कि वो कोई मुझसे हृदय पूछे, विदारक वर्ड था वो। हाँ, वो कोई मुझसे पूछे कि आपके जीवन का सबसे हृदय विदारक कौन सी घटना है, तो मुझे हमेशा याद रहेगी कि हम गेट से बस उस बेड तक पहुंचे हैं, मुझे लगता है 15-20 कदम होंगे, उस बेड तक पहुंचे हैं, उनकी माँ वहीं पे डेथ कर गई। और और उनके पिता तो बहुत अच्छी फैमिली थी, उनके जो हस्बैंड थे वो माथा पकड़ के बैठ गए वहीं पे कि क्या मतलब हुआ, क्या दिमाग घूमा कि हम यहाँ ले आए इनको। तो उस तरह का सिचुएशन था, डर भी लगा बहुत, ऐसे हालात। और मैंने उनके साथ 8-10 वार्ड घूमा, जितने भी वार्ड थे एसकेएमसीएच में, उन सब में, और सब में 40-40 कोरोना के मरीज। और पप्पू यादव कर रहे थे तो मैं भी छू रहा था, लोगों से बात कर रहा था। लोग मीडिया वाला सोच के जल्दी से आ जाते थे नजदीक में, ये हो गया देखिए, वो हो गया, वहाँ मरा हुआ है, उसको देखिए, उसको न्यूज में छापिए। तो इस तरीके की चीजें हुई, लेकिन शुक्र मनाइए कि कोरोना नहीं हुआ मुझे। लेकिन वहाँ की गंदगी से थोड़ा सर में दर्द हुआ, लगा कि कोरोना होगा। टेस्ट करवाया तो कोरोना नहीं हुआ था, लेकिन घर में आना जाना होता था तो मेरे मम्मी पापा को कोरोना हुआ। तो उस समय शायद ऐसे हालात थे कि शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको नहीं हुआ। नहीं हुआ, बिल्कुल। और मैं भी उस सौभाग्यशाली में से एक हूँ जिसे कोरोना नहीं हुआ, हाँ, क्योंकि उस टाइम में चूंकि 8-9 महीने तक के लिए संस्था बंद हो गई थी, तो मैंने उसका फ़ायदा उठाया और खूब सारा एक्सरसाइजेस किया। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो मतलब शरीर का इम्यूनिटी था वो डेवलप हो गया था। मेरे घर में सब लोगों को हुआ, मगर ये हुआ नहीं मुझे, तो कहीं अच्छा लगता था। एक चीज़ और आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने इतनी अच्छी बातें बताई कि कोरोना काल में मतलब जहाँ पे लोग मर रहे थे, आपने उनको नज़दीक से जाके उनकी सेवा करी, उनको बचाया। मुकेश चौरसिया एज ए पर्सन को उस इन्वायरमेंट और उस कोरोना के उस भौकाल में कितनी घबराहट होती थी जब वो घर से बाहर निकलते थे? देखिए, घबराहट शुरुआत में हुई, और डॉक्टरों ने स्ट्रिक्टली मना किया, क्योंकि मेरी वाइफ उस समय डिलीवरी हुआ था, उसका बेटा 3 दिन का था, उसी दिन लॉकडाउन लगा। और बथुआ नर्सिंग होम में हुआ था वो, और जो डॉक्टरनी थी वहाँ की, वो भी उसी दिन मर गई कोरोना से। ओहो। तो डर तो था, लेकिन हुआ क्या कि जब मैंने आपको बताया ना एसकेएमसीएच वाली बात, कि
150-200 कोरोना मरीजों के बीच में मैं लगभग 1 घंटे रहा अंदर में, पूरे एसकेएमसीएच में। और जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ वैसे मैंने मरीजों से बात की, उनको ढाढ़स दिया, उनके साथ कंधा पे हाथ रख के, यार कुछ नहीं होगा, निश्चिंत रहिए, हम अभी न्यूज़ चलवाते हैं, मंगल पांडे को बोलते हैं, सारा चीज़ ठीक होगा। सारी चीज़ें की। टेस्ट करवाने के बाद मुझे कोरोना नहीं हुआ। विश्वास और मजबूत सुदृढ़ हुआ होगा। कि भाई कोरोना नहीं होगा। बिल्कुल। फिर होता था क्या कि चंडीगढ़ से एक बस आ रही है तो सरकार उस समय क्वारंटाइन के लिए जगह बना देती थी, तो उसमें भरा हुआ है पब्लिक, ना व्यवस्था नहीं है अच्छी, ना खाने की पीने की कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं। वो लोग फ़ोन करते थे कि आप आइए। अब वो 200-300 लोग के बीच में आप अकेले खड़े हैं, तो शुरुआती में डर लगा, लेकिन जब रिपोर्ट में नहीं आया कोरोना पॉजिटिव तो और हिम्मत बढ़ी कि नहीं भाई, अब 200-300 कोरोना पेशेंट के बीच में 1 घंटा रह के आ गए, अब कोरोना वोरोना नहीं होगा। फिर मेरे फादर को पहले कोरोना हुआ, माँ को हो गया, तो उसमें फिर मेरा छोटा बेटा था। मैं भगवान का भी शुक्र करूँगा कि भाई उसको भी नहीं हुआ, लेकिन मेरे पिताजी को कोरोना हुआ। मेरे बगल के एक पड़ोसी थे चाचा जी, उनका देहांत हो गया कोरोना से ही। उनके परिवार ने उतना केयर नहीं किया, छोड़ दिया कि कोरोना हो गया, तो पोता पोता कह के वो मर गए कि आज सब कुछ छोड़ दिया, पोता भी नहीं आया। तो मेरा 3 दिन का बेटा था। इतनी हिम्मत हो गई, मैंने वाइफ को कहा कि बउआ को ले आओ, इनके गोदी में दे दो। तो मुझे लगा कि कहीं इनके दिमाग में भी वही तो नहीं चल रहा है कि हमको सब छोड़ देगा, हम मर जाएंगे। तो उनको बुलाए, बउआ को लिए और उनके गोद में दे दिए। वो मना करते रह गए कि ना ना ना, कोरोना हो जाता ही, एकरो हो जाता ही, छोट बच्चा है ना लावा। हम कहना ना, रखा तू गोदी में, कुछ ना होती। फिर हुआ क्या कि अब और उनको दिखाने के लिए कि भाई आप देखिए कोरोना में क्या हुआ, डरा और डराया गया। बिल्कुल। उस पर लोगों ने बिजनेस किया। ये डर जो था ना वो शायद लोगों को ज्यादा आघात पहुंचाया। अब डर से तो हार्ट अटैक भी हो जाता है। बिल्कुल। हार्ट अटैक भी अधिकतर हुए, तो डर के मारे। तो मैंने वही अपने फादर को फिर पूछा कि क्या हो रहा है आपको, तो बोले थोड़ा फीवर टाइप का है, देह हाथ में दर्द हो रहा है। तो हमने अपनी वाइफ को कहा कि भाई सरसों का तेल ले आओ, कोरोना है उनको, पूरे बॉडी में मालिश कर दिया। ना ना तोरा कोरोना हो जाता तो दूर रहा, हमका कुछो ना होता, निश्चिंत रह, हम लगा दै छियै। तो सारी चीज़ हो गई। आज भगवान का आशीर्वाद है, कोई हॉस्पिटल नहीं ले जाना पड़ा, बाहर से ऑक्सीजन तक नहीं लाना पड़ा, सारी चीज़ें ठीक हो गई। तो एक विश्वास हुआ। जब 2021 में, देखिए 20 में लोग मरे नहीं थे, उतनी ज़्यादा मौतें नहीं हुई थी, लेकिन 21 में क्या होता था कि हम सिर्फ मौतों की खबर चलाते थे। सही बात है कि फलाना वार्ड में 20 मौत, फलाने जिले में 150 मौत। तो जब मौतों का सिलसिला चालू हुआ तब भी मेरे अंदर से तब डर एकदम खत्म हो गया था 2021 क्योंकि में। नजदीक से आपने चीजों को देख लिया था, हाँ। विजुलाइज कर लिया था, और आप उसका जो कहर है उसको समझ चुके थे कि कितना है। ये बेसिकली जो डरे हैं वो ज्यादा अफेक्ट हुए। तो उसके बाद फिर और काम करने में अच्छा लगा, क्योंकि डर खत्म हो गया था। लाश पड़ी रहती थी, जो मैंने लाशों की बात कही आपको, वो 2021 की बात है कि 70 लाशें जल रही हैं एक दिन में। एक दिन का रिकॉर्ड है 70 लाश का। मुजफ्फरपुर में कोरोना 21 में 70 आदमी की मौत, ये रिकॉर्ड है। आप अभी भी मुक्तिधाम से रिपोर्ट ले सकते हैं। तो इस तरह का सिचुएशन था, तो डर नहीं लगा। डर तो वैसे शुरू से नहीं लगा, क्योंकि चैलेंजिंग मोड में मैं क्राइम रिपोर्टर रहा हूँ, और क्राइम रिपोर्टर हमेशा चैलेंज में काम करता है। बिल्कुल। आप देखेंगे कहीं बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो सारे लोग पीछे भागते हैं, और एक ही तबका होता है जो उसके नजदीक जाता है, आगे जाता है, वो मीडिया वाला होता है। तो मेरा तो शुरू से था कि मैं क्राइम रिपोर्टर रहा, तो डर नहीं था। लेकिन छोटा बच्चा परिवार को लेके थोड़ा सा था, लेकिन वो भी भक्त टूट गया जो एसकेएमसीएच में जाने के बाद। लेकिन संतुष्टि, मैं 1000 बार कहूँ कि अगर आपके जीवन में भी वैसा कोई चैलेंज आता है, जिम्मेदारी निभाने का, क्योंकि आपको संतुष्टि तभी मिलेगी जब आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे,
और आप किसी भी कार्य में हो, किसी भी फील्ड में हो, आप उसकी जिम्मेदारी को एक बार निभा के देखिए, मौका मिले तो। बिल्कुल सर, बिल्कुल इस बात से पूरी तरीके से अग्री करता हूँ कि अगर आपने अपने प्रोफेसर से संबंधित जिम्मेवारियों को अच्छे तरीके से निभाया, उसका सही तरीके से निष्पादन किया, तो समाज में आपके इस कार्य का ट्रांसलेशन होता है, लोग आपके काम को देखते हैं, समझते हैं, और जो ट्रस्ट का जो लेवल है वो एकदम हाईएस्ट लेवल पे जाता है, पिक पे जाता है। बहुत सारी बातें हम लोगों ने करी। एक छोटा सा सवाल और है जो मैं करना चाहता हूँ, थोड़ा प्रखर है, थोड़ा तीखा है, लेकिन मुझे पता है कि आप इसको भी बड़े मुस्कुराते मुस्कुराते जवाब करेंगे इसका। कहते हैं कि आज के डेट में जो मीडिया है, तो मीडिया का जो प्रोफाइल है वो मतलब हायर स्टैंडर्ड का होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये है वो अपनी स्वतंत्रता खोती हुई जा रही है। बिल्कुल। वो जो है वो सही तरीके से अपने काम का निष्पादन नहीं कर रहे, और जो फेवरेटिज्म की जो कंडीशन है वो न्यूज़ का फैब्रिकेशन करा रही है। तो कैसे ये अपना जो चौथा स्तंभ है डेमोक्रेसी का, अगर ये हिल जाएगा तब तो पूरी की पूरी इमारत ही गिर जाएगी। इसको कैसे संभाला जाए, और एज ए मीडिया पर्सन आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में? देखिए, मैंने आपको शुरुआती एपिसोड के शुरुआती में मैंने बताया कि आप सैलरी बताई मैंने। जी बिल्कुल। कि करोड़ों में मीडिया के एंकर्स की सैलरी होती है, जो स्टार एंकर्स हैं। कहाँ से आएगा पैसा? झोला छाप। मैं बता रहा हूँ, एक पत्रकार आफ्टर मतलब बिफोर इंडिपेंडेंस, पत्रकार की वेशभूषा क्या होती थी? पैजामा, कुर्ता और एक साइड वाला झोला, उसको पत्रकार बोलते थे। आज पत्रकार क्या है? BMW कार, मर्सिडीज से उतरते हैं, नोएडा के एक बड़े अपार्टमेंट में 5-7 करोड़ में फ्लैट और हायर लाइफ स्टाइल। तो भाई, उसको मीडिया हाउस कैसे पूरा करेगा? आप कह रहे हैं स्वतंत्रता खत्म हो रही है, ऐड चाहिए, स्वतंत्रता कैसे बचेगी? ये शुरुआत ऊपर वालों ने की है, ये शुरुआत नेशनल मीडिया ने की है, उन अखबारों ने की है। आज किसी भी अखबार की हिम्मत है क्या कि सरकार के विरोध में लिख दे? आज वो पोल खोल वाला एडिशन अखबारों ने बंद कर दिया। जो कभी पोल खोल वाला एडिशन चलता था, कुछ ऐसी चीजें चलती थी। आज मैंने आपको क्या कहा? निष्पक्ष पत्रकारिता। पत्रकारिता के साथ एक शब्द जुड़ता है, निष्पक्ष पत्रकारिता। चिल्ला के बहुत सारे लोग पत्रकारिता कर रहे हैं, कूद कूद के कर रहे हैं, एकदम नाच नाच के माइक लेके पत्रकारिता कर रहे हैं। क्या वो निष्पक्ष है? क्या उन्होंने न्यूट्रल जर्नलिज्म के लॉ को फॉलो किया है? क्या वो आईना बनने का उन्होंने काम किया है? नहीं, आपने एक तरफ देखा, एक पक्षीय पत्रकारिता की है। तो स्वतंत्रता खत्म होनी तय है। आज आप देख लीजिए कि मुकेश चौरसिया आप कह रहे हैं, तो मुकेश चौरसिया पर मुजफ्फरपुर और उत्तर बिहार के लोगों को भरोसा क्यों है? बड़े चैनलों पर क्यों नहीं है? क्योंकि बड़े चैनल सरकार और पैसे वाले के अंडर में रह के काम करते हैं। मुकेश चौरसिया को खरीदने की औकात नहीं है किसी। हम नहीं बिकेंगे। इतना प्रखर और इतना स्पष्टवादिता, ये कभी कभी आपके लिए परेशानी का कारण नहीं होता? परेशानी कई बार हुई है। मैंने आपको बताया 2017 तक मैंने 11 हाउसेस को चेंज किया है। जी न्यूज़ से मेरी शुरुआत हुई और आखिर में मैं एक यूपी उत्तराखंड का चैनल था सी न्यूज़, उसमें मैं वहाँ दिल्ली का हेड था, वहाँ छोड़ के आया हूँ। वहाँ भी मैंने छोड़ा है। कहीं ना कहीं एक बंधन होता है कि न्यूज़, बिल्कुल, आप कंप्रोमाइज आपको करना पड़ता है। आपका रिपोर्टर कोई आपको न्यूज़ देता है, आपका निष्पक्ष रिपोर्टर ग्राउंड पे जाकर न्यूज़ देता है, तो हमारे एडिटर और संपादक उस न्यूज़ को कट करते हैं, क्योंकि उसमें किसी पॉलिटिकल आदमी का हाथ होता है, उसमें कोई मंशा होती है। ये होता है। स्वतंत्रता की बात अगर होगी, देखिए ये होता है। जो चीजें होती हैं उसको बोलने में कोई नुकसान नहीं है। और कोई, देखिए आपने कहा इतनी प्रखरता, ना ही मुझे कोई कुछ दे सकता है, ना ही मुझसे कुछ ले सकता है। मैं स्वतंत्रता के साथ रहता हूं, मैं सही को सही और गलत को गलत दिखाऊंगा, लेकिन अपने उन आर्थिक युग है, ऐड सबको चाहिए, तो ऐड लेते हैं ना भाई।
दुकान का एडवर्टीजमेंट कर लिए, कोई कंपनी का कर लिए। इस खबरों में हम ऐड नहीं घुसाएंगे। नहीं घुसाएंगे। खबरों में हम पैसा ले दे के न प्रमोट करेंगे न डिमोट करेंगे। पत्रकारिता के साथ निष्पक्षता जुड़ी होनी चाहिए। आप निष्पक्ष नहीं रहेंगे तो लोकतंत्र की हत्या कर देंगे, क्योंकि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं आप। जी, तो शायद ये कहना मेरा गलत नहीं होगा कि सोशल मीडिया पे जो आपका ये प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आपको पूरी आज़ादी है अपने शब्दों को, अपनी बातों को सही, निष्पक्षता और सार्थकता के साथ आम लोगों तक पहुँचाने के लिए, ये आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा सेटिस्फैक्शन लेवल देता होगा। बिल्कुल। आज टीवी है आपके घर में? जी जी बिल्कुल। कई घंटा चलता है? चलता भी है तो क्या होता है? न के बराबर नहीं चलता होगा तो महिलाएं जो है सीरियल देखती है। अब कोई क्रिकेट विकेट देख लेता होगा। न्यूज चैनल कोई नहीं देखता आज के डेट में। 80% आदमी टीवी पर न्यूज देखना छोड़ दिया लोगों ने। ये पूरे भारत की बात है। मोबाइल पे न्यूज आ रहा है सारे प्लेटफॉर्म को, चाहे वो आज तक हो, आर भारत हो, इंडिया टीवी हो, कोई भी हो, जी टीवी हो, सबको मोबाइल पे क्यों आना पड़ा भैया? मोबाइल का विरोध हुआ था 2017-18 में। मैंने जब शुरुआत की थी तो बड़े बड़े अखबार और बड़े बड़े चैनल वाले कहते थे इस सब का कोई वैल्यू है। जब वैल्यू नहीं है तो आप इस प्लेटफॉर्म पे क्यों आ गए? बिल्कुल। आज सारे चैनल टीवी को छोड़ के और मोबाइल, यूट्यूब और फेसबुक पे आ गए। मतलब कुछ ना कुछ तो है भैया। उस ग्राउंड पर काम करने वाले आदमी ने आपको आपकी औकात दिखा दी कि किसी से बंध के रहना, उसको पत्रकारिता नहीं कहते। आज आप देख लीजिए, बड़े बड़े सर्वे होते हैं। बंगाल का सर्वे हुआ, सारे चैनल जो नेशनल मीडिया है उसने एनडीए की सरकार बनाई कि एनडीए की सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी। वहाँ के लोकल जो न्यूज़ पोर्टल और यूट्यूब चैनल वाले हैं उन्होंने कहा नहीं, ममता की सरकार बनेगी। ममता की सरकार बनी क्योंकि वो ग्राउंड पर काम करता है। वो वहाँ पे 5 साल है। और नेशनल मीडिया में क्या होता है, दिल्ली से आते हैं इलेक्शन में, कार्यक्रम बना के चले जाते हैं। उनको क्या पता है? वो तो पूरी तरह से देखिए, स्वतंत्रता उन लोगों को भी समझना होगा। आज बड़े बड़े जो पत्रकार हैं वो आज बाहर हैं, हाउस में नहीं है। आप देख लीजिए, उन पत्रकारों पर भी सवाल उठाया जाता है दोनों तरफ से। मैं उनको भी सही नहीं कहता, क्योंकि कोई लेफ्ट है तो कोई राइट है। बिल्कुल न्यूट्रल कोई नहीं, चाहे वो बाहर वाले हों या हाउस वाले हों। सही बात है। दोनों एक अगर विपक्ष का है तो विपक्षे का है, एक पक्ष का है तो पक्षे का है। अरे भाई, दोनों को लेके चलो। जिम्मेदारियां निभानी पड़ेगी, जो प्रोफेशन की वास्तविकता है और जो उसकी जिम्मेवारियां है उसको निभानी पड़ेगी, तभी तो आम लोगों के साथ कनेक्टिविटी बनेगी और आम लोगों को सही जानकारी बनेगी। सरकार की कमियों को दिखाइए, सरकार की नाकामियों को दिखाइए, उपलब्धियों को भी दिखाइए, लेकिन जो काम नहीं हुआ वो आपकी पहली प्राथमिकता है, उसको दिखाइए। हमारी बातचीत इतनी अच्छी हो रही है कि समय कैसे बीत रहा है पता ही नहीं चल रहा। आपने जो समय दिया था उससे ज़्यादा समय मैंने आपका ले लिया। एक आखिरी सवाल के रूप में आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, इनफैक्ट सवाल नहीं, आपका गाइडेंस चाहिए। जैसे आप जानते हैं कि मैं एक शिक्षक हूँ, मेरे यहाँ बच्चे आते हैं बिल्कुल और शुरुआत पे मेहनत करते हैं, लेकिन ये जो जर्नी है, मतलब पढ़ाई शुरू करने से लेकर नौकरी पाने तक का, इसमें 1-1.5 साल 2 साल का मतलब लगातार परिश्रम चाहिए। लेकिन बच्चे मतलब 6 महीने 8 महीने करते हैं, फिर कहीं ना कहीं उनको घबराहट, कहीं ना कहीं निराशा आ जाती है। वैसे हम लोग हमेशा मोटिवेट करते हैं, इनकरेज करते हैं, और आप लोग के प्रेम और भगवान के आशीर्वाद से हमारे पास रिजल्ट भी इतना है जो वो डेली के बेसिस पे देखते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बच्चों के मन में थोड़ी घबराहट आ जाती। तो कुछ ऐसे मोटिवेटिंग लाइंस उनको दीजिए जिससे वो ना हमेशा चार्म्ड रहे और उनको ये बात समझ में आए कि सफलता एक दिन में नहीं बनती। मुकेश चौरसिया भी एक दिन में नहीं बना है, उसको यहाँ पे स्ट्रगल करना पड़ा है, घिसना पड़ा है, तभी आज वो इतने दम और इतने ताकत से अपनी बातों को रख पा रहा है। देखिए, सोने के जेवर को खरीदते हैं, आप पहनिए, फिर कुछ दिन में देखेंगे काला होगा, फिर उसको घसवाना पड़ता है, फिर चमक आती है। फिर पहनिए, फिर काला होगा, फिर घसवाना पड़ता है, चमक आती है। आज भी मुकेश चौरसिया सीखता है, आज भी फेल्योर भी होता है। बहुत जगह पे हम गिरते हैं, फिर उठते हैं, गिरते हैं, उठते हैं। आपको चमकने के लिए अपने आप को हमेशा घसना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और निराश नहीं होना पड़ेगा। आपने कहा ना कि 2 साल में 11 महीने में ही उग जाते हैं लोग, 15 महीने उग जाते।
ऐसा नहीं है। एक आप लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य पर चलते रहें, वो आपको सफलता। देखिए मैंने, बिल्कुल। भैया आप मेरे बड़े भाई हैं संदीप मिश्रा सर, और शुरू से मैं बहुत दिन से हम लोगों का जी जी बिल्कुल। बड़े छोटे भाई का रिलेशन है। तो मैंने यही देखा हमेशा कि आप अगर फेल होते हैं किसी चीज में, या होता है कि आपने कुछ कर लिया, आप देखेंगे कि आपके जीवन में उसका कभी ना कभी यूज आ जाता है, और वो लगता है कि हाँ उसका फायदा आज मिला, भले वो सही 10 बात, साल बाद मिले। सही बात है। और एक उन युवाओं के लिए, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, कि पैशन को अगर आप प्रोफेशन बना लेते हैं, मेरी तरह संतुष्ट हो जाओगे, मेरी तरह फेस पर स्माइल होगा, और कभी भी निराशा नहीं होगी। आप अपने पैशन को प्रोफेशन में बदलिए, और तब देखिए मजा आएगा जीने में, मजा आएगा काम करने में, और एकदम हंसते खेलते जिंदगी गुजर जाएगी। 40 साल गुजर गया, पता भी नहीं चला। साफ और स्पष्ट शब्दों में ने जिंदगी का सार बता दिया है मुकेश चौरसिया सर ने। इन्होंने ये जो बात बताई उसे मैं ना थोड़ा ब्रीफ करके कहना चाहता हूँ कि बच्चों, जब तुमने ठान लिया कि तुम्हें ये करना है, तो फिर कोई और जो निगेटिव माइंडसेट या कोई दूसरा ऑप्शन अपने दिमाग में आने ही मत दो। मैं हर बार बोलता हूँ, फिर से एक बार बोल रहा हूँ, आज तक मैंने एक भी ऐसा बच्चा नहीं देखा जिसने सोच लिया और वो मेहनत कर रहा हो उसका नहीं निकला हो। उसी का नहीं निकलता जो बीच रास्ते में छोड़ के जाता है। तो आप लगे रहिए और ये हर मुमकिन कोशिश करते रहिए जो आपको आपके लक्ष्य के करीब लेके जाता है। आज हमारी और मुकेश चौरसिया जी की बहुत सारी बातें हुई। मीडिया के बारे में आज हम लोगों ने इतना नज़दीक से जाना, उसके रोल, उसका क्या असर होता है, उसकी क्या चुनौतियां होती है, ये हम आज बहुत बारीकी से, बहुत बखूबी से जाने हैं। और आज मैं एकदम निश्चिंत होकर पूरी ताकत से ये कहना चाह रहा हूँ कि आज जितने भी लोग आज ये हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, वो जरूर लाभान्वित होंगे, और आप हमेशा हमारे साथ बने रहे। एक और बात कहना चाह रहा हूं कि अगर आपके दिमाग में किसी भी तरीके का कोई सवाल या कुछ सवाल आप पूछना चाहते हैं, तो आप बेधड़क होकर कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं मुकेश चौरसिया सर से समय लेके आपके लिए उसका आंसर्स लेके आऊँगा। सर को दोबारा यहाँ पे इनवाइट करूँगा, वो खुद आके आपके सवालों का जवाब देंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए विराम। मैं संदीप कुमार मिश्रा मुकेश चौरसिया सर के साथ आज के लिए विराम लेता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।